420 जेठानी 400 बरेली की कुसुम देवी की दो बहुएं थी, छोटी बहू निशा और बड़ी बहू संजना। छोटे बेटे का नाम था मोहन और बड़े बेटे का नाम था कौशिक। कुसुम के पतिदेव थे धनराज जी। संजना हमेशा से ही लालच के प्रकोप में बेईमानी और 420 करती। आइए देखते हैं इस 420 जेठानी की कहानी। संजना अपने कमरे में बैठकर फोन पे ऑनलाइन ड्रेसेस के डिजाइन्स देख रही होती है। वाओ, ये वाली ड्रेस तो कितनी प्रिटी है। ओहो, 2 हफ्तों में मेरी कॉलेज की सभी सहेलियों के साथ रीयूनियन पार्टी है। वो सब एकदम अमीरों जैसे सज धज के आएंगी और मैं यहाँ पे बाबा आदम के ज़माने की साड़ियाँ पहनकर घूमती हूँ। ये ड्रेसेस, ये हाई हील्स कितने महंगे हैं। मुझे कहीं से तो पैसों का जुगाड़ करना ही होगा। संजना का पति कौशिक इतने पैसे नहीं कमाता था जितना निशा का पति मोहन कमाता था। मोहन का एक कैटरिंग का शॉप होता है जहां वो खाना बेचता है। अगले दिन मोहन बहुत खुशी खुशी घर आता है। अरे क्या हुआ मोहन बेटा, आज तो तेरा चेहरा किसी नई ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है। हाँ माँ, आज हमारे कैटरर्स में एक बहुत बड़ी शादी के खाने का ऑर्डर आया है, पूरे 1000 लोगों का। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा। ये लो, ये 50,000 रुपए पहले भगवान जी के पास रख दो, एडवांस में मिले। और हाँ, आज ना कुछ मीठा बनाना, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, लड्डू बना दो माँ। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। शाबाश बेटा। बधाई हो छोटे। कांग्रेचुलेशंस मोहन। थैंक यू एवरीवन। कुसुम पैसों को अलमारी में सहज के रखती है और संजना की नजर उन्हीं पैसों पर टिकी हुई रहती है। रात के अंधेरे में चुपके से संजना उन पैसों को चुरा लेती है और फिर अरे वाह, अब मैं आराम से अपनी शॉपिंग कर सकती हूँ। लगे हाथ आधे पैसे साइड में बचा कर भी रखूंगी और किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ेगी। चल अभी यहाँ से संजना यहीं खड़े खड़े एक आलाप करती रहेगी तो कोई देख लेगा और खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह कुसुम और निशा दोनों ही बाहर बाजार में सामान खरीदने जाते हैं। संजना जब इसके बारे में अपने ससुर धनराज जी से पूछती है, पापा जी, माँ जी और निशा कहाँ चले गए? अरे बड़ी बहू, वो कल हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है ना, तो फिर उसी के खाने और भोग का सामान लाने के लिए छोटी बहू और कुसुम बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। संजना अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, 100% फिक्स है कि वो बुढ़िया मुझे भी निशा के साथ 56 भोग और मिठाइयाँ बनवाने में लगाएगी। ऊपर से मंदिर साफ करो, घर के कोने कोने को साफ करो। नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाली। मुझे कोई तो पैंतरा आजमाना होगा जिससे मैं बच सकूं। आइडिया। संजना तभी ड्रॉवर में से बैंडेज पट्टी निकाल के अपने हाथ पर लगा देती है और फिर बाद में सबके सामने, अरे संजना, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? कौशिक, वो दरअसल ना, मैं हमारे रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी मेरे हाथ में कांच लग गई। बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर के पास जाकर मैंने ये मरहम पट्टी लगवा दी। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन तक मैं कोई भी काम ना करूं और सिर्फ आराम करूं ताकि चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब कल की सत्यनारायण पूजा में भोग प्रसाद और पंडितों का खाना कौन बनाएगा? अकेली निशा बहू तो नहीं कर पाएगी और ना ही मैं इन बूढ़े घुटनों से और बूढ़े हाथों से कर पाऊंगी। ओह नो, आई एम रियली सॉरी माँ जी। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया है ना। सॉरी निशा। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? और रही बात सारे काम की, तो मैं अकेले कर लूंगी। लेकिन निशा बहू, तू सच में कर लेगी? दुगना समय लग जाएगा, पूरी रात जागना होगा फिर तुझे। आप चिंता मत कीजिए, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी मैं रात भर जागती थी और पढ़ाई करती थी। मैं कर लूंगी, आप सब बेफिक्र रहिए, ठीक है? निशा, भगवान तुम्हारे जैसी बहू और देवरानी हर घर में दे।
निशा रात भर जागकर पूजा का खाना और भोग बनाती है। खाने की खुशबू से संजना चुपके से उठकर रसोई के बाहर से झांकते हुए मुस्कुराती है और निशा को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती है। वेरी गुड यार, क्या खुशबू आ रही है इन मिठाइयों की। काजू कतली, गुलाब जामुन, रसमलाई, नारियल बर्फी, हाय और तो और छोले कुलचे भी। अब तो ये सब मेरे कब्जे में ही आएंगे। भगवान से पहले मैं ही इन्हें खाकर जाऊंगी। निशा पूरा खाना बनाकर ढककर रसोई में ही बैठे बैठे सो जाती है और तभी वहां संजना रसोई के अंदर घुसकर सारी मिठाइयाँ और खाना सफा चट कर जाती है और फटाफट वहां से रफ चक्कर हो जाती है। सुबह जब निशा और बाकी सभी ये देखते हैं कि खाना तो सारा गायब है, तभी सभी हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं। अरे चूहा बिल्ली भी नहीं खा सकते इतना सारा खाना, और तुम कह रही हो कि चूहा बिल्ली खा गए होंगे। सच क्यों नहीं कहती कि तुमने आधा खाना बनाया ही नहीं। सारे पंडित स्टेशन तक पहुंच भी गए। टैक्सी में बैठकर वो घर को आने के लिए अग्रसर भी हो चुके होंगे। मेरे कैटरर से खाना ले आऊं क्या? हाँ, मोहन सही कह रहा है। अब इतने कम समय में हम यही जुगाड़ कर सकते हैं। अरे अकल के अंधो, पूजा पाठ का काम है, कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। मेरी ही गलती है जो इस नास पिटी पर आंख मूंद कर भरोसा किया मैंने। मुझे पूजा पाठ के मामलों में कोई भी ऊंच नीच नहीं पसंद, पर करे भी तो क्या। घर में ही खाना बनाया जाता है, लेकिन अब करे भी तो क्या। मंगाओ कैटरर्स का ही खाना। इस तरह पूजा में कैटरर्स से आया हुआ खाना पंडितों को खिलाया जाता है। वहीं बेचारी निशा रात भर आंखें फोड़कर भी उसे अपमान और तानों के सिवा कुछ नहीं मिलता और वो भावुक होकर एक कोने में खड़ी रहती है। एक दिन कुसुम अपने कमरे में पुराना संदूक खोलती है जिसमें जेवरात और पुश्तैनी गहने होते हैं। तभी चालाक संजना वहां आ जाती है। वाओ, इतने सारे गहने, वो भी एक संदूक में। लला, सोने पे सुहागा हो जाएगा ये तो। इस पर तो हाथ साफ करना कंपलसरी है भैया। जब कुसुम मंदिर जाती है तभी चुपके से उसके कमरे में आकर संजना संदूक में से सोने के झुमके और सोने का बिस्कुट चुरा लेती है और अपने साथ ले जाती है और अपने कमरे में एक बैग में रख देती है। कुसुम जब मंदिर से लौटती है तो वो बिना जांच किए ही संदूक को ज्यों का त्यों अलमारी में रख देती है। रात में खाने पर, माँ, मैंने आपको वो 50,000 रुपये दिए थे ना, वो आप दे दीजिएगा फिर से। अब उस कस्टमर की शादी का दिन है परसों। कल मुझे उन पैसों से खाने का सारा फ्रेश सामान लाना होगा ना, तैयारियां शुरू करनी होगी। हाँ हाँ बेटा, अभी ला देती हूँ। पैसे अलमारी में ना मिलने पर सभी घर वाले चिंताग्रस्त हो जाते हैं। धनराज कुसुम को डांटता है। लेकिन कुसुम, तुम्हें इतनी अकल नहीं कि तुमने अलमारी को ताला तक नहीं लगाया। अरे 50,000 रुपए गायब हो गए हैं। जी मैंने तो संभाल के रखे थे, और ताला मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि आपको तो कुछ भी लगता है माँ जी। इसे ही तो कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब कैसे और कहाँ से लाएंगे देवर जी इतने सारे पैसे, बताइए। हे भगवान, इतने हजारों का नुकसान, अब मैं क्या करूँगा? एक काम करते हैं बेटा, पुलिस थाने चलो, रिपोर्ट लिखवाते हैं। हाँ, पापा सही बोल रहे हैं। मोहन, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए जाकर। पुलिस का नाम सुनकर संजना एकदम से घबरा जाती है और उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं और पसीने छूटने लगते हैं। ये सब कुसुम देख लेती है। ये संजना बहू इतनी घबरा क्यों रही है? कहीं इसी ने तो। जैसे ही मोहन, धनराज और कौशिक पुलिस के पास जाने के लिए निकलते हैं तभी कुसुम उन्हें रोक लेती है। रुक जाइए, पुलिस के पास जाने से पहले हम घर में ही जांच पड़ताल कर लेते हैं। कहीं किसी ने गलती से यहाँ से वहाँ तो नहीं कर दिया। कुसुम सीधा संजना के कमरे में जाती है और पूरा कमरा छानने लगती है। कुसुम बौरा गई है क्या? हम 6 लोग ही रहते हैं घर में, बाकी कोई बाहर वाला आता नहीं, फिर भी घर के घर में कैसे चोरी होगी? तभी वहां पर कुसुम संजना का बैग लेकर आती है और उस पे पैसे, झुमके और सोने का बिस्किट भी रहता है। सभी संजना को खूब डांटते हैं। संजना, इतना बड़ा धोखा! अब तो तुम्हें पुलिस के हवाले ही करना होगा।
नहीं नहीं पापा जी, प्लीज ऐसा मत करिए। अरे तो फिर कैसा करिए? वही तो, मैंने तो अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ऐसी 420 होगी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो बेईमानी और चालबाजी की है उसे मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। भगवान जी की सौगंध, प्लीज माफ कर दीजिए। संजना खूब रोती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद पूरा परिवार उसे माफ़ कर देता है और वो ईमानदारी से रहने लगती है।